हेलो स्टूडेंट्स, अध्याय 3 तक जो है सीडीपी का हो चुका है। अध्याय 4 जो है अब स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 4 में जैसे कि आप सभी को पता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया, अर्थात जो हम समाजीकरण के बारे में जानेंगे कि आखिर समाजीकरण है क्या, समाजीकरण का क्या आखिर बालक पर प्रभाव पड़ता है, और समाजीकरण की प्रक्रिया के जो संबंधित ये पार्ट है, इससे सीटेट में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछने का तरीका क्या है, ये सारी बात इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए समाजीकरण की प्रक्रिया जो अध्याय 4 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं समाजीकरण का अर्थ, और आपके मन में भी चल रहा होगा जो आखिर समाजीकरण है क्या। तो आप सभी को बता दें कि समाजीकरण समाज में समायोजित होना ही समाजीकरण कहलाता है। यानी यदि आप किसी समाज में अपने आप को समायोजित हो जाते हैं तो यह कहा जा सकता है कि आपका उस समाज के समाजीकरण हो चुका है। यानी समाज में समायोजित होना ही समाजीकरण कहलाता है। अगला जो टॉपिक है वो है समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटक, यानी एक बालक को समाजीकरण में आखिर कौन कौन से घटक शामिल हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि समाजीकरण के जो मुख्य घटक माने जाते हैं वो परिवार, समाज, समुदाय एवं अन्य बहुत सारे तत्व हैं जो कि समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो परिवार है। इसीलिए परिवार को जो है वो प्रमुख जो है प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है, क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत ही परिवार आते हैं। आप सभी को बता दें कि समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति की जीवन से संबंधित विभिन्न व्यवहार को दर्शाता है। यानी एक समाजीकरण बालक को ये बताता है कि आपके जीवन में और आपका व्यवहार किस अनुकूल है। यानी आपका समाजीकरण जिस परिवेश में जिस तरह से हुआ होगा, आपका व्यवहार भी उसी प्रकार से अपने आप को परिलक्षित दिखाई देगा। आप सभी को बता दें कि समाजीकरण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था विकास के सिद्धांत, ठीक उसी प्रकार समाजीकरण का भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर समाजीकरण का सिद्धांत क्या है और सीडीपी में समाजीकरण का सिद्धांत का क्या कुछ महत्व है। देखिए अक्सर ये जो सीटेट में जो है पूछे जाते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं कि स्वदर्पण का सिद्धांत क्या है। तो आप सभी को बता दें कि स्वदर्पण का सिद्धांत जो है वो कूले द्वारा दिया गया है। कूले जो मनोवैज्ञानिक थे उन्हीं के द्वारा जो यह स्वदर्पण का सिद्धांत दिया गया है। अब है क्या स्वदर्पण का सिद्धांत, तो वो भी आप समझ लीजिए कि स्वदर्पण का सिद्धांत से यह तात्पर्य है कि स्वयं के बारे में जानना या सोचना। यदि आप स्वयं के बारे में कुछ सोच रहे हैं, स्वयं के बारे में जान रहे हैं, स्वयं के बारे में अपने आप समाज में जो है परिभाषित कर रहे हैं, तो ये आपका स्वदर्पण का सिद्धांत। कूले ने इस पर स्पष्ट करते हुए कहा था कि यदि कोई बालक अपना अस्तित्व समाज में जानते हैं, अपना वैल्यू समाज में जानते हैं, अपनी भूमिका समाज में जानते हैं, तो यही वह दर्शाता है कि स्वदर्पण यानी उस समाज के प्रति, उस समाज में हो रहे विभिन्न क्रियाकलाप के प्रति आपका क्या विचार है। अगला जो सिद्धांत है मैं और मुझे का सिद्धांत, यह मीट महोदय ने दिया था। जी हाँ, आप सब लोग समझ जाएं कि इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो मीट महोदय थे। आप सभी को ये भी बता दें कि मीट महोदय के अनुसार हम समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको जो ये ट्रिक है सीटेट का ये भी बता चुके हैं जो भूमिका निर्वाह करने वाला उत्तर होता है। क्योंकि जब किसी बालक को अपना भूमिका निर्वाह करना होता है तो कहीं ना कहीं वो बालक जो है अपने आप को उस परिवेश के लिए जो है एक्टिव करते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, अर्थात वो अपने आप को वहाँ जो है कोई भी कार्य करने के लिए अपना रोल प्ले करने लगते हैं। इसको रोल प्ले के रूप में भी आप देखेंगे। अगला है मैं और मुझे का सिद्धांत मिश्रित रूप से ही स्व है। यानी जब कभी भी मैं और मुझे का सिद्धांत आता है तो उसमें स्व की भावना आता है, यानी मैं इन समाज के लिए ये कर सकता हूँ, मैं समाज में ये कर सकता हूँ, मैं इस समाज के लिए ये हूँ, बहुत सारे तत्व सामने आते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है क्या, तो मैं और मुझे के सिद्धांत के माध्यम से बालकों में मैं की भावना, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं। अगला है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं आप इसके जो लाइन से ही समझ गए होंगे, सामूहिक प्रतिनिधित्व, और ये महान दार्शनिक दुर्खिम ने दिया था। और इनका कहना था कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, विश्वास और संस्कार की मान्यताएं दी जाती है, और यदि उस मान्यताएं को सही रूप से परिभाषित किया जाए, यदि उसको सही रूप से समाज में लागू किया जाए, तो कहीं ना कहीं बालक के लिए ये क्या होगा, एक प्रगतिशील बन के उभरेगा। यानी वो उनकी जो उस तरह की अवस्था यदि कहा जा सकता है तो प्रगतिशील अवस्था। अगला जो आपके समक्ष पॉइंट है वो क्या है, तो बालक जिस समाज में जन्म लेती हैं
वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार को अनुकरण करता है। जैसे ऐसे समझिए, यदि कोई बालक जन्म लिया, मान लीजिए आपका बच्चा जिस समाज में जन्म लिया है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ का आचरण, वहाँ का व्यवहार और वहीं की बातों को वो अनुकरण करता है। जैसे यदि कोई बालक अमेरिका में जन्म लिया है तो अमेरिका के परिवेश को, अमेरिका के आचरण को, अमेरिका के व्यवहार को समझेंगे। यदि कोई बालक इस भारतीय सभ्यता में जन्म लिया है तो वो भारतीय सभ्यता के बारे में बखूबी जान सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी किसी बालक का जो सामाजिकरण हो रहा होता है, सामाजिकरण चल उसका होता है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो उन्हें प्रभावित कर सकता है। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि जब प्रभावित करने वाले कारक की बात की जाए तो ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। बस आपको देखना है कि निगेटिव रूप में हो रहा है या पॉजिटिव रूप में हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए पालन पोषण, तो मैंने बताया था पालन पोषण का जो संबंध है वो वातावरण से ही है। तो यदि उसका परिवेश अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा, तो फिर उसमें जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लेकिन यदि गलत परिवेश है तो उसमें कहीं ना कहीं वो निगेटिव देखा जाएगा। तो इसीलिए जितने भी यहाँ देख रहे हैं आप कारक, वो सब क्या करते हैं, समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में उससे नकारात्मक रूप में प्रभावित करे या सकारात्मक रूप में। अगला जो पॉइंट है समाजीकरण के प्रकार, मैंने पहले ही बता दिया हूँ आपको कि समाजीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा गौण समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में जो है वो आ जाता है परिवार, आस पड़ोस, और यदि द्वितीय समाजीकरण की बात करें जिसे आप गौण समाजीकरण कहते हैं तो उसमें जो आता है विद्यालय और खेल का मैदान। विद्यालय सब जितने भी होते हैं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये सब समाजीकरण का जो है वो गौण समाजीकरण के अंतर्गत आता है। आप सभी को बता दें कि प्राथमिक समाजीकरण में मुख्य अभिकर्ता जो होते हैं वो परिवार को ही माना जाता है, यानी उसका एजेंट, जिसे आप एजेंट इंग्लिश में बोलते हैं, यानी उसको जो है देने वाला जो जरिया है, समाजीकरण करवाने वाला, जो उन्हें बहुत सारे गुण को ला करके उन्हें देता है, मुहैया करवाता है, उसके रूप में किसे देखा जाता है, तो परिवार और मित्र को। वही हम बात करें यदि बालक के समाजीकरण के माध्यम से यदि सीखने की, तो वो व्यवहारिक ज्ञान को सीखते हैं। अगला है गौण, जिसको आप समझ ही गए होंगे, जो विद्यालय, विश्वविद्यालय, खेल के मैदान में, ये सब जो पड़ोसियों के संदर्भ में, ये सब जो है गौण समाजीकरण के अंतर्गत। यदि आपसे पूछा जाए महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ये किस समाजीकरण के अंतर्गत आता है, तो गौण। यही हम बात करें यदि मीडिया, पत्र पत्रिका, ये सभी क्या है, गौण समाजीकरण का। अगला पॉइंट है आपके समक्ष, समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता कौन है, अर्थात समाजीकरण बच्चे को समायोजित करवाने में, उस परिवेश के अनुकूल बनाने में कौन कौन मदद करता है। तो पहला हो गया अध्यापक भी समाजीकरण करवाता है बालक में, परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, अभिभावक हो गया, साथी समूह एवं खेल, और साथ ही साथ बहुत सारे अन्य भी जो क्या करते हैं, तो समाजीकरण के अभिकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात उनका एजेंट होता है। यानी एजेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एजेंट का काम होता है क्या, जो विभिन्न चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में बताना, यानी जो समाज में चल रहे थे। तो समाजीकरण अभिकर्ता वो हो गया जो समाजीकरण के विभिन्न मुद्दों, विभिन्न तथ्यों, विभिन्न संस्कारों, विभिन्न रीति रिवाजों को बच्चों के समक्ष, उन सामाजिक तत्वों को प्रस्तुत करना ही क्या है, समाजीकरण अभिकर्ता का काम होता है। कुछ मूल बिंदु लिखा हूँ जो कि आपको वीवीए है सीटेट एग्जाम के लिए, उसको आपको जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इसको आप वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में लिख भी सकते हैं कॉपी पे। विद्यालय शिक्षा का अक्सर पूछे जाते हैं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय क्या है, तो ये औपचारिक साधन है। यदि बात करें हम परिवार का और समाजीकरण का, तो वो अनौपचारिक साधन है। अगला पॉइंट है बालक वह अपने माता पिता से अनेक प्रकार की सामाजिक गुण सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, बालक जो है बहुत सारे सामाजिक गुण अपने माता पिता से, अपने शिक्षक से एवं अपने साथी समूह से सीखते हैं। अगला जो पॉइंट है, प्रत्येक बालक की इच्छा होती है कि अपने हम उम्र के साथियों के साथ खेले। बिल्कुल कोई नहीं चाहता है कि जो हमारा सक्रिय साथी है वो हमारे उम्र से नीचे हो या ऊपर। सब जो हैं, जितने भी बालक होते हैं, वो हम उम्र के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उस हम उम्र के साथ बालक का समाजीकरण भी बहुत तेजी के साथ होता है। अगला जो पॉइंट है आपके सामने, विविधतापूर्ण वातावरण। विविधतापूर्ण वातावरण से तात्पर्य ये है जो उनके वातावरण में विविध तरह के चीज़ों का समावेशन हो। ऐसा नहीं जो उनके वातावरण जो है एक ही संदर्भ में हो, बल्कि विविध रूप में हो, अनेकों प्रकार के वातावरण
उपलब्ध हो, उनके ज्ञान के स्तर में वृद्धि। यदि हम बालक को अनेक तरह की वातावरण देते हैं, खेलने का भी वातावरण, सीखने का भी वातावरण, बहुत सारे यदि उसको हम इस तरह से देते हैं तो उनकी जो वृद्धि होगी वो ऑटोमेटिक तेजी हो जाएगी। विविधतापूर्ण परिवेश के माध्यम से आप सभी को ट्रिक भी बता दूं कि विविधतापूर्ण रहे या विविधतापूर्ण वातावरण रहे, तो इस तरह का ऑप्शन जब कभी भी होगा तो बिल्कुल ही पॉजिटिव होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है विषयों के भावना एवं सामाजिक गुणों का विकास। बिल्कुल सही बात है। अगला जो पॉइंट है, खेल के माध्यम से बालक भाषा सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे बालक खेल के मैदान में होते हैं। खेल जो है सामाजिकरण का एक अच्छा अंग माना जाता है और इसके माध्यम से बालक भाषा भी सीखते हैं एवं बालक का सामाजिकरण भी होता है। अगला जो पॉइंट है, बालकों में मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास बाल्यावस्था में होता है। ये बहुत बार जो है अन्य टीईटी एवं सीटेट में भी जो है पूछा गया है। तो आप कहीं ना कहीं इस अध्याय को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो अध्याय 5 का मिलेगा और जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इसी तरह आपको सीटेट से संबंधित जितने भी नोट्स होंगे वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आप सभी को बता दें कि यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लास।